हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा शेड्यूल समझ लेंगे। क्या होगा कि 2011 और 2012 के आपको प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं बायोलॉजी के पेपर 2 के लिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि बायोलॉजी के जितनी भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2024 तक है हम करेंगे, लेकिन उसमें आपको ऊपर दिखा रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके हैं। तो इसमें हम 11 और 12 के क्वेश्चन ले रहे हैं। टारगेट हमारा 24 तक का है, जिसमें कि हम पार्ट वाइज करेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का है, तो इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, सभी टॉपिक के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। और हम जो भी सेशन लिख रहे हैं चाहे 11 या 12, तो उसके कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे, ठीक है। टॉपिक से हो, टॉपिक का बाहर का हो, 6 to 8 एनसीईआरटी का हो या फिर 9-10 का हो, हम सभी क्वेश्चन करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इतना ही समझाना था कि हम किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं और किस तरीके से प्रीवियस ईयर करेंगे, ताकि हमारा कोई भी प्रीवियस ईयर ना छूटे। हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं क्वेश्चन को, कि बाकी चीज़ें भी डाउटफुल जो रहती हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हार्मोन एड्रेनालिन के बारे में पूछा है। तो हम ये टॉपिक जो है हार्मोन एड्रेनालिन, ये ग्लैंड टॉपिक से है। ग्लैंड टॉपिक हमने पढ़ा था कि ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। तो इसमें जो ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन रिलीज़ करती हैं, जो कि क्या करते हैं, उनका काम अलग अलग होता है। उनका नाम, जो ग्लैंड रिलीज़ करती हैं हार्मोन, उन ग्लैंड का भी नाम अलग होता है और उनके हार्मोन का भी नाम अलग होता है। उनका काम यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3, 4 करके, और बताना है कि कौन सी हार्मोन एड्रेनालिन का काम है। तो यहाँ पे पहला हार्मोन एड्रेनालिन का काम होता है कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है, तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। मतलब कि कोई गुस्सा होता है या फिर स्ट्रेस होता है, तो उसके लिए ये समंजन क्षमता को मैनेज करता है, जैसे कि बैलेंस में रखने का काम करता है। लेकिन बाकी अगर जो 2, 3 और 4 दिए हुए हैं, ये कौन से ग्लैंड स्रावित करते हैं और इनका काम क्या होता है, तो लंबाई नियंत्रण के लिए, लेंथ के लिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन रिलीज़ करता है 2 टाइप का। तो वो आप सेशन में जाकर के देख लीजिए। ग्लैंड टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें कि हमने तीनों ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। कौन से ग्लैंड एक्सोक्राइन किसे बोलते हैं, एंडोक्राइन किसे बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सभी को डिस्कस करेंगे तो लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना समझेंगे कि लंबाई नियंत्रण में, और आपका बोल सकते हैं कि बर्थ नियंत्रण में, इन सब में, बर्थ में जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन रिलीज होते हैं। थर्ड है कि शरीर में विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। तो ये कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा हार्मोन रिलीज होता है। कौन सी, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जो कि विद्युत अपघट्य यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। फोर्थ आएंगे कि रक्त शर्करा के स्तर पर नियंत्रण सहायक होता है। तो रक्त शर्करा यानी कि जिसे शुगर बोलते हैं, तो शुगर जो होता है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे कौन बैलेंस करता है, वहाँ पे इंसुलिन हार्मोन काम करता है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय जो होता है वहाँ से रिलीज़ होता है। तो वहाँ पे भी आपको 2 जो अग्न्याशय हैं, ये मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड में आता है, जिसमें कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होती हैं, जो कि रक्त शर्करा के पर नियंत्रण रखता है। जैसे कि इंसुलिन रिलीज़ होता है, तो इंसुलिन जो होता है अगर जैसे ही कम मात्रा में रिलीज होने लगता है, तो वहाँ पे ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और यूरिया के जब यूरिन निकलता है बॉडी से, तो उसके थ्रू बाहर आने लगता है। तो ये फोर्थ आपका इसके बारे में हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पहला ये होगा कि गुस्से या फिर तनाव के वजह से जो फिर हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके समंजन क्षमता को कंट्रोल करता है एड्रेनालिन हार्मोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं, जब ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी डालते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो भोज्य पदार्थ है संरक्षित रहे। संरक्षित रहने का मतलब ये है कि पहला दिया है के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। तो पहली बात याद रखेंगे कि जो घरेलू जैसे नमक, तेल, सिरका ये सब यूज़ होता है, तो इनसे न कोशिकाएं मरती हैं न तो फटती हैं, ठीक है। तो ये नहीं होता है, तो पहला तो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा के कारण सूक्ष्मजीवों कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, तो ये भी नहीं होता, इनका आकार भी नहीं बदलता, ठीक है। बस ये क्या होते हैं कि उनकी जो नमी होती है, ठीक है, नमी को कंट्रोल करते हैं। जो आचार होता है ना, आचार में जो नमी होती है उसको कम किए रहते हैं, बस इतना ही काम होता है। अदरवाइज़ न तो वो बैक्टीरिया को मारता है, न तो वो बैक्टीरिया को जैसे उसके आकार को बदलता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, तो वो पानी क्या निकालने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करता कि पानी क्या वहाँ पे पाइप थोड़ी लगी है कि वहाँ से पानी निकाल देगा। तो ये सारे काम नहीं, बस वो क्या करता है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन यानी कि उनके जो मतलब पदार्थ होते हैं या फिर उनमें नमी जो होती हैं तो उसको कम करता है। कुंचन का मतलब कम करता है, ठीक। फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो जलीय पौधे हैं, जो पानी में पौधे उगते हैं, उनमें रूट कैप नहीं होता है। तो जलीय पौधे पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का आ गया है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। क्या ऐसा है कि हरे पौधे केवल, हमने पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो ह्यूमन के जैसे ही श्वसन करते हैं, यानी कि 24 आवर श्वसन करते हैं। उनके रेट में न तो दिन में कमी होती है न तो रात में कमी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना दिन में श्वसन करते हैं उतना ही रात में श्वसन करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, ठीक। सेकेंड चलते हैं। सेकेंड क्या दिया हुआ है कि हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे भी दिन के समय केवल श्वसन की बात किया है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। तो ये बात सही है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में ज़्यादा होता है श्वसन के अपेक्षा, क्योंकि रात में जो सन होता है वो तो होता नहीं है, तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की दर दिन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, श्वसन की दर से अधिक होती है, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ दिया है हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। श्वसन पौधे हमेशा करते हैं, चाहे रात हो या दिन हो। प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण दिन में ज़्यादा होता है, आर्टिफिशियल लाइट में भी होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो मान के चलेंगे कि न के बराबर ही, ठीक। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या डिफरेंस होता है ये हमने सेशन में पढ़ा हुआ है अच्छे से, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। तो याद रखेंगे कि अंगूठे में सैंडल संधि की वजह से ही ये बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अच्छे से गति कर सकता है। स्वतंत्रता से गति करने का मतलब कि ये चारों ओर आप अच्छे से घुमा सकते हैं इसको, तो सैंडल संधि की वजह से ये होता है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो जो प्लांट होते हैं उनकी चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारी जो होते हैं उनकी लाल रक्त कोशिकाओं की जो स्ट्रक्चर है उनमें विशेष समानता बतानी है कि इन दोनों में क्या समानता होती है। तो उनमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, चाहे वो चालनी नलिका कोशिका हो प्लांट की या फिर स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिका हो, दोनों में केंद्रक नहीं होते हैं। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। दीर्घ रोम कहने का मतलब कि जैसे कि जब खाना ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है तो वो इस तरीके से जो वॉल होती हैं उनमें इस तरीके से आपका बना होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है जो ब्लड में ग्लूकोज रहता है। तो ये ब्लड जब ऐसे इस तरीके से जाता है तो ये इनकी दीवारों से लगते हुए जाता है, जो कि एब्जॉर्ब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे प्लेन रहता है एकदम, तो यहाँ से मान लीजिए ब्लड जा रहा है यहाँ से, तो जितना यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा उससे ज़्यादा यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये वॉल जो इतनी लंबी है, ये जब इस तरीके से बन जाएगी इस तरीके से, तो ये वही वॉल ज़्यादा मात्रा में, इतनी ही दूरी में ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अगर ऐसे ही प्लेन होता तो कम एब्जॉर्ब करता। तो इसलिए इस तरीके की बनी होती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे लिखा गया है कि ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। तो हाँ, ये फिंगर की तरह ही होती हैं, उभरी हुई होती हैं, पहला सही है। इनकी भित्तियाँ अत्यधिक पतली होती हैं, तो ये करेक्ट नहीं है, इनकी भित्तियाँ अत्यधिक पतली नहीं होती हैं। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। हाँ, तो इनमें बहुत ही एकदम स्मॉल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे क्या होता है कि भोजन कहने का मतलब है कि जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, वो ब्लड में मिक्स होकर के कहाँ जाता है, इनके छोटे छोटे पोर्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो ब्लड को ले जाती हैं, तो वो फैली होती हैं, उनका जाल फैला होता है जो कि इनके पृष्ठ के समीप होता है, तभी ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सही होगा, थर्ड और फोर्थ सही होगा। तो यहाँ पे बोला है कि दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने के योग्य, तो ये इसकी योग्यता क्या है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ, फर्स्ट व थर्ड, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ व फर्स्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ये बनेगा कि दिया है फर्स्ट आपका बनेगा, थर्ड, फोर्थ व फर्स्ट। ठीक है, थर्ड तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक, फोर्थ व फर्स्ट इसलिए क्योंकि ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। तो दोनों तो सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्टार लगा देंगे इस पर, क्योंकि इस पर कुछ डाउट है। तो इसको, क्योंकि आपका सीटेट में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे दे देते हैं जिनका उनको भी आंसर नहीं, उनका भी आंसर वो लोग गलत दे देते हैं, जो सीटेट है वो भी उसका आंसर गलत दे देता है, तो कन्फ्यूजिंग कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, बेसिकली हमें पढ़ना यही है कि आपका आंसर फर्स्ट ही होगा। ठीक है, दोनों ही हो सकता है, फर्स्ट भी और सेकेंड भी, क्योंकि इसमें फोर्थ, फर्स्ट व थर्ड दिया है, थर्ड, फोर्थ व फर्स्ट दिया है, तो दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं? तो प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली क्या होता है, भोजन बनता है, और हमें पता है कि भोजन जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है भोजन बनना। ठीक, क्योंकि नया सब्सटेंस बनता है तो रासायनिक परिवर्तन तो होता है और उसमें सौर ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड क्या है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। तो ये भी बात सही है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे वो लेते हैं। ठीक है, जड़ों से पानी लेते हैं और उसका उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन बनाते हैं। तो सेकेंड भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है, O2 उपभुक्त होती है। क्या CO2 पौधे छोड़ते हैं कि
पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तो ये तो गलत हो गया। फोर्थ है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड उपभुक्त होती है। ठीक, तो फर्स्ट और सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड जहाँ पे है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है। तो हमने एकदम पहला सेशन पढ़ा है न्यूट्रिशन के बारे में और आपका डाइजेशन के बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये प्रोसेस हमें पता है कि हम पहले खाना मुंह में लेते हैं, उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर अपने मुख से खाना लेने के बाद हम क्या करते हैं, वो खाना अंदर जाता है और उसका पाचन होता है। तो अंतर्ग्रहण तो सभी जगह है। ठीक, फिर पाचन होता है, यहाँ पे भी पाचन है, ये तो गलत हो गया क्योंकि पाचन नहीं स्वांगीकरण आ गया तो गलत हो गया। अवशोषण ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे एक यहाँ पे है कि अंतर्ग्रहण के बाद पाचन है। तो फर्स्ट और फोर्थ में हमें देखना है कि कौन सा सही है। फिर पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, न कि स्वांगीकरण। अवशोषण का मतलब क्या होता है, पाचन होने के बाद जो भी भोजन की एनर्जी होती है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अभी हमने बताया कि ब्लड में मिक्स हो करके जो उंगली नमा संरचना होती है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो ब्लड में ग्लूकोज मिक्स होता है, हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, तो वो ग्लूकोज जो ब्लड में मिक्स हो करके इनसे यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण कहने का मतलब कि वो एनर्जी के फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक, अब जो हम एनर्जी मिली है उसको हम यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, फिर उसके बाद निष्कासन करते हैं। तो हमें जब ये एनर्जी तो मिल गई, हमने यूज़ भी कर लिया, लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है जो कि हम बॉडी से बाहर फेंकते हैं या फिर बाहर निकालते हैं। तो लास्ट क्या होगा, निष्कासन। तो फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल का यहाँ पे का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल मुख से लेकर के मलाद्वार तक के पूरे बोल सकते हैं कि सब पूरा जो सिस्टम है मुख से लेकर के मलाद्वार तक उसे आहार नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो उसमें वो कौन सा भाग है जो कि यकृत से पित्त रस ग्रहण करता है और करके पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो ये काम होता है क्षुद्रांत का। क्षुद्रांत जो है ये छोटे आंत का एक भाग है। ठीक, फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, यानी कि खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण है जैसे कि आप व्यायाम ज़्यादा कर लेते हैं या फिर बहुत दिनों बाद करते हैं, तो व्यायाम करने के बाद आपको लगता है कि दर्द हो रहा है, तो वही खिंचाव की बात हो रहा है। तो यहाँ पे पायरुवेट जो होता है वो अल्कोहल में नहीं चेंज होता। ठीक है, ग्लूकोज की भी यहाँ पे बात नहीं हो रही, वहाँ पे पायरुवेट जो चेंज होता है वो लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। जहाँ पे भी आपको दर्द महसूस होगा वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जम जाएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड, उसी की वजह से दर्द होता है। तो कौन चेंज होता है, पायरुवेट। किस में चेंज होता है, लैक्टिक एसिड में। तो फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो मानव का जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं और किस क्रम में है वो बताना है। तो यहाँ पे क्रम पहले तो मुख होगा, सही बात है। ठीक है, मुख सभी में दिया है। फिर उसके बाद ग्रसिका होगी। ठीक है, ये भी सही बात है। तो अमाशय तो तुरंत आएगा नहीं। ठीक, ग्रसिका होगी, ये भी सही है। तो यहाँ पे भी तो सेकेंड और फोर्थ आपका गलत हो गया। फर्स्ट और सेकेंड में हमें देखना है। ठीक है, मुख होता है, मुख के बाद ग्रसिका होती है। ग्रसिका जिसे आप देखेंगे कि जहाँ से आपका नाक और आपका जो पेट में जो पाइप ही बोल सकते हैं या नली बोल सकते हैं, जो नली नाक और पेट में दोनों जो एक ही जगह मिल रही होती हैं वही ग्रसिका बोला जाता है। ठीक, तो ये आपका ग्रसिका तो सही है। फिर उसके बाद कहाँ पे खाना जाता है, अमाशय में जाता है, तो यहाँ पे भी सही है। फिर उसके बाद
बृहदान्त में जाता है या फिर क्षुद्रांत में जाता है? तो पहले जाता है छोटी आंत में, ठीक, छोटी आंत में जाता है तो पहले यहाँ पे क्षुद्रांत में जाएगा, तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर थर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव। तो सबसे छोटा सजीव यहाँ पे जीवाणु होगा, ठीक है, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है ये फर्स्ट सेल ऑन अर्थ है, ये अर्थ पे आने वाला पहला सेल है और सबसे छोटा सजीव बोला जाता है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो ये किस प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है? ये किण्वन प्रक्रिया से नाम से जानी जाती है। किण्वन बैक्टीरिया का हम यूज़ करके शर्करा को एल्कोहल में चेंज करते हैं, यही प्रक्रिया किण्वन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सड़ाना, किसी चीज़ को सड़ाना या फिर बैक्टीरिया यूज़ करके उसे सड़ी हुई चीज़ के फॉर्म में चेंज करना, सिंपल भाषा में हम यही बोल सकते हैं, तो वही फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारी रेशे। आहारी रेशे बताना है कि कोलेजन रेशों से बनते हैं, गलत, प्रोटीनों से बनते हैं, नहीं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, तो ये थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आहारी रेशे जो होते हैं ये न तो हमें एनर्जी देते हैं, न तो ये विटामिन होते हैं। आप खनिज भी पढ़ेंगे, खनिज भी हमें एनर्जी नहीं देते हैं, ये आहारी रेशे भी हमें एनर्जी नहीं देते हैं। इनका काम होता है कि हमारे जो आमाशय में, यानी कि आंत में, आमाशय में नहीं, आंत में जो भी खाना चिपक जाता है या फिर जो हमारे पेट में मोमेंट बनाने के लिए हैं, जैसे कि भोजन का मोमेंट बनाए रखने के लिए हैं, सनी जैसे होता है ना कि खाना चिपक जाता है, तो उनके लिए ये आहारी रेशे काम होते हैं। जैसे सैलेड वगैरह हो गए तो उनको ही हम आहारी रेशे या फिर रुक्षांश बोलते हैं या फिर रफेजेस बोलते हैं। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है। तो प्रतिजैविक क्या है? एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल। इन चारों में से बैक्टीरिया कौन है? ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज हैजा है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैजा, ठीक है। हैजा बैक्टीरिया से होता है और हैजा के उपचार में जब ये बैक्टीरिया से होता है तो आपको एंटीबैक्टीरियल चीज़ भी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हैजा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि बैक्टीरिया से, फंगस से, आपका वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये हमने ट्रिक के बेस पे याद रख लिया है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों का पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनको अच्छे से काम करने के लिए कौन से खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है? तो उसके लिए सोडियम एवं पोटेशियम की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पे आपको आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, तो आपको पता है कैल्शियम हड्डियों के लिए यूज़ होता है, जो आयरन होता है आपके ब्लड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। और पर्याप्त मात्रा में सोडियम एवं पोटेशियम की आवश्यकता होती है, तो फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन सकता है, ठीक। तो 2011 और 2012, और आप देखेंगे हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा नंबर के नीचे आपको दिखेगा कि कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ठीक। 2011 और 12 का कंप्लीट बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2013 और 14 के क्वेश्चन हम करेंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट में सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 11 से लेकर के 24 तक। तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मैराथन क्लास चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।